हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटे आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा कैपिटल गेन्स चैप्टर। साथ ही हम समझेंगे क्या होता है कैपिटल एसेट, क्या होते हैं ट्रांसफर के प्रोविजन और कौन से ऐसे प्रोविजन है जहां पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा क्लास की शुरुआत मैं आपकी कराना चाहूंगा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 से, जो बात करता है स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन कब लगता है और क्या उसका स्कोप है, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 45। तो समझते हैं बेटा एक बार की सेक्शन 45 क्या बात करता है। आइए, सेक्शन बोल रहा है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, any profit or gains arising from the transfer of a capital asset effective in the previous year। देखिए सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन बोल रहा है कि एसएससी को प्रॉफिट और गेन हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से। और ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये कब किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर में किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी, shall be chargeable to income tax under this head in the previous year in which the transfer took place। यानी लॉ बोल रहा है कि चार्जेबल हो जाएगा वो प्रॉफिट और गेन इनकम टैक्स में, किस हेड में, कैपिटल गेन्स में। और कौन से प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में जिसमें ये ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए बेटा सेक्शन क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कैपिटल एसेट की। और उस कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए बेटा, उस कैपिटल एसेट का होना चाहिए ट्रांसफर। और जो इस ट्रांसफर पे आएगा बेटा प्रॉफिट या गेन, क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट या गेन, वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और साथ में सेक्शन ये भी बात करता है कि ये गेन कब टैक्सेबल होगा। तो लॉ बात कर रहा है कि ये जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। कौन से प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अभी जितनी हमने बात की केवल उतना ही समझेंगे, हालांकि इस प्रोविजन की एक्सेप्शन भी है, लेकिन हम फोकस जो करेंगे केवल अभी इस डेफिनेशन पर ही कर रहे हैं कि एसएससी के पास थी कैपिटल एसेट और उसने ट्रांसफर कर दी, और ट्रांसफर होने पर जो भी प्रॉफिट या गेन मिला वो हो गया कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल। और कब टैक्सेबल हुआ, ये टैक्सेबल हुआ उस प्रीवियस ईयर में जिसमें ट्रांसफर हुआ है। तो धीरे धीरे बेटा आप समझेंगे कि कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है, आइए करते हैं कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट जिसकी डेफिनेशन देता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट का क्या मतलब है, तो सेक्शन बताता है, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession। ऑल ए बात करता है बेटा कि प्रॉपर्टी किसी भी तरह की अगर एसएससी ने हेल्ड की है, भले ही वो प्रॉपर्टी बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एसेट। तो जैसे बेटा हम बात करें एक एग्जांपल के कि अगर एसएससी के पास लैंड है तो क्या वो भी कैपिटल एसेट्स, यस वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ रही है। अगर बिल्डिंग है तो क्या वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में है, वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो ये दिक्कत आती है कि अभी अभी पीजीबीपी पढ़ा है और वहां पर हमने सीखा था कि अगर एसएससी का एक बिजनेस है, एसएससी के पास है बिजनेस, और वो बिजनेस कहाँ करता है, बिजनेस करता है वो अपने एक लैंड पर जिसपे बनी हुई है बिल्डिंग। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो बिल्डिंग पर एक्सपेंडिचर इंकर्ड करता था एसएससी, तो उस पे उसे डेप्रिसिएशन मिल जाता था, और ये डेप्रिसिएशन का वो क्लेम उसे वो अलाउड भी हो जाता था अंडर द हेड पीजीबीपी। तो सर ये कैपिटल एसेट बता रहे हैं आप इसे, और वहां पर डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है, तो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए बेटा समझिए कंसेप्ट बोलता क्या है। एक है एसएससी मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के पास क्या है, एक लैंड है, ठीक है बेटा, और लैंड पर उसके बनी हुई है बिल्डिंग। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी अपना एक बिजनेस चला रहा है। और बिजनेस क्या करता है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस है एसएससी का। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया। ये जो बिल्डिंग है एसएससी इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, यस कर लेगा, और डेप्रिसिएशन का जो क्लेम होगा वो अलाउ भी हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, एडमिसिबल डिडक्शन है।
मैंडेटरी डिडक्शन भी हमने ये पढ़ा था पीजीबीपी में। ठीक है, तो देखिए बेटा डिफरेंस समझिए। मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन अब कि असेसी की ये जो बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को असेसी सेल करना चाहता है, तो असेसी जब इस बिल्डिंग को सेल करेगा तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? कहाँ टैक्सेबल होगी बेटा बताएं? तो याद करिए बेटा, इस बिल्डिंग को असेसी सेल कर रहा है तो ये कहाँ टैक्सेबल हो रही है? अभी तक के जितने भी हमने हेड पढ़े, क्या ये सैलरीज हेड में टैक्सेबल हो रही है? ना। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रही है? ना, उसमें तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है जो बिल्डिंग से आती है। क्या ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रही है? ना। वहां पर क्या होता था बेटा पीजीबीपी में? वहां पर हमने पढ़ा था कि जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक बिल्डिंग का जो ब्लॉक होगा उसमें से जब भी हम सेल करेंगे सेल प्राइस रिड्यूस कर दिया करते थे, इतना हमने पढ़ा था। अब इस बिल्डिंग की जो सेल हो रही है और सेल पे आने वाला जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? तो यहां पर रोल आता है बेटा कैपिटल गेन्स चैप्टर का। याद करिए कैपिटल गेन्स चैप्टर क्या बोलता है? उन्होंने बताया कि कैपिटल एसेट का अगर असेसी करता है ट्रांसफर तो वो हो जाएगा टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये हमने पढ़ा था। और कैपिटल एसेट को उन्होंने क्या बताया? कैपिटल एसेट को उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी जो हेल्ड करता है असेसी, वेदर कनेक्टेड और नॉट विद हिज बिजनेस, बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। तो यहां पर ये जो बिल्डिंग है बेटा बिजनेस से कनेक्टेड है, यस। तो इसकी जो सेल हो रही है उस पे जो होने वाला प्रॉफिट है वो कहां टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा बेटा अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब एक और एग्जांपल समझिए। सपोज हमारा जो असेसी है वो क्या करता है? बिल्डिंग बनाकर बेचा करता है, यानी एक तरीके से वो क्या है? बिल्डर है, कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग्स और उन्हें सेल कर दिया करता है। तो इस केस में ध्यान दे बेटा, इस केस में क्या कर रहा है असेसी? इस केस में असेसी जो कर रहा है वो कर रहा है बिजनेस। बिजनेस क्या कर रहा है? वो अपने बिल्डिंग्स जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट करता है और सेल कर देता है, यानी जो ये बिल्डिंग्स है वो क्या हो जाएंगी? उसकी स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगी। तो उस केस में जब ये स्टॉक इन ट्रेड हो जाएंगी तो इससे होने वाली इनकम वो कहाँ टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी में। यहां पर कैपिटल गेन्स का कोई भी रोल नहीं आएगा। समझ आ गया बेटा? प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल किया था वहां पर बिल्डिंग असेसी की थी लेकिन वो उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं था। इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो बिल्डिंग थी असेसी की वो उसकी स्टॉक इन ट्रेड हुआ करती थी। तो एक डिफरेंस जो है पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स चैप्टर में वो समझ आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बारे में। आइए, यहां पर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो वर्ड है बेटा प्रॉपर्टी, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? इसमें इंक्लूड किया गया है एनी राइट। किस रिलेशन में? इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। और उस राइट में इंक्लूड कर लिया गया है वो राइट भी जो मैनेजमेंट या कंट्रोल का है, या कोई भी राइट हो, यानी right which is related to an Indian company is also included in the word property। समझ आ गया? बेसिकली बेटा ये 2012 में अमेंडमेंट आई थी। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे श्री प्रणब मुखर्जी, वो इस अमेंडमेंट को लेके आए थे। बेसिकली बेटा ये जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी ये वोडाफोन कंपनी पर टैक्स लगाने के लिए की गई थी। इस केस को हम डिस्कस करते हैं जब फाइनल की क्लासेस हम लिया करते हैं, तो वहां पर इस केस को हम डिटेल में समझा करते हैं। चूंकि ये इंटरमीडिएट लेवल की क्लास है अभी, तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं। हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulation। देखिए बात क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट करता है सेबी के अकॉर्डिंग किसी भी सिक्योरिटीज में, तो ये जो सिक्योरिटीज हैं बेटा ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी उसके लिए कैपिटल एसेट। ठीक है बेटा, दो क्लॉजेस समझ आए। सबसे पहले क्या क्लॉज था हमारा? वो बात करता था कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर असेसी ने हेल्ड की है वेदर कनेक्टेड और नॉट विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, वो क्या हो जाती थी? हमारी कैपिटल एसेट। दूसरा, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सिक्योरिटीज भी क्या हो जाएंगी? उस एफआईआई के लिए वो हो जाएंगी कैपिटल एसेट। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एसेट में क्या नहीं इंक्लूड होगा। तो समझिए, सबसे पहली बात स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर कर दिया गया बेटा। एनी स्टॉक इन ट्रेड
कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। देखिए, किसी भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमेबल स्टोर है या रॉ मटेरियल है, एसएससी ने हेल्ड किया है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। जैसे कि हमने एग्जांपल किया था सेकंड वाला, जिसमें बिल्डिंग जो है एसएससी का स्टॉक इन ट्रेड हुआ करता था, तो वो बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। समझ आ गया। दूसरी बात, एक और समझने वाली बात है यहाँ पर, जो बी पॉइंट है। बी पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर सिक्योरिटीज हेल्ड करता है एफआईआई सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए वो कैपिटल एसेट होती थी। यहां पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कराई गई है कि अगर एफआईआई सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रहा है, तब भी वो स्टॉक इन ट्रेड उसके लिए क्या माना जाएगा, उसके लिए वो कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी। ये जो अमेंडमेंट थी ये लेके आए थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। फाइनेंस एक्ट 2014 में ये अमेंडमेंट लेके आए थे ताकि जो एफआईआई है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। उन्हें एक तरीके से टैक्स में यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई थी, क्योंकि जो कैपिटल एसेट हुआ करती थी उस टाइम, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर वो हो जाती थी तो बेटा एग्जम्प्ट हो जाती थी इन द हैंड्स ऑफ दैट एफआईआई। इस वजह से ये वो एग्जम्पशन लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्सनल इफेक्ट्स, यानी स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होंगे। अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एसएससी की जो वो पर्सनली यूज करता है। जैसे उसमें बात करें, उसके कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, या उसकी कोई कार हो गई, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज, ये क्या हो गए, पर्सनल इफेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें वो पर्सनली यूज करता है। एक एसएससी है जो कार यूज करता है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो क्या उसके लिए कैपिटल एसेट हो जाएगी? देखिए, जब भी कभी आपको दिक्कत आए कि कोई भी एसेट या इनकम पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल है या नहीं है, तो उस पर्टिकुलर हेड का सबसे पहले आप चार्जिंग सेक्शन देख लीजिए बेटा। चार्जिंग सेक्शन आप पढ़िए, उसे समझिए कि प्रोविजन क्या कहना चाहता है। जैसे ही आप चार्जिंग सेक्शन को समझ लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा तुरंत कि ये जो इनकम है उस हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ध्यान देना। चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोई भी कैपिटल एसेट जो एसएससी ट्रांसफर कर रहा है प्रीवियस ईयर में, उस कैपिटल एसेट पे होने वाला प्रॉफिट या गेन वो टैक्सेबल हो जाता था अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अब और डिटेल में जाएं तो कैपिटल एसेट को हमने क्या समझा था बेटा? कैपिटल एसेट को हमने समझा था कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान करिए बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी प्रॉपर्टी में सब कुछ इंक्लूड था अल्टिल एंड अनलेस जो हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं उसे छोड़कर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में इंक्लूड था, यानी कार अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो बेटा वो क्या हो जाएगी, वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि डेफिनेशन में हो गया कवर। और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में लॉ ने क्या बोला था? लॉ ने ये बोला था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, भले ही बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। तो इस केस में कार क्या है बेटा, एक्सक्लूशन से तो बाहर हो नहीं रही, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आ रही, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जा रही है। तो इस वजह से जो कार बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रही है वो भी बेटा कैपिटल एसेट हो जाया करती है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, पर्सनल इफेक्ट्स में से एक्सक्लूशंस क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स क्या नहीं माना जाएगा, यानी ये जो एक्सक्लूशन है वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कैपिटल एसेट। कौन कौन सी है? ज्वेलरी, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट हो गई। आर्कियोलॉजिकल कनेक्शंस, वो भी कैपिटल एसेट। ड्राइंग्स कैपिटल एसेट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो ये भी क्या हो गए बेटा, कैपिटल एसेट हो गए। तो लॉ ज्वेलरी को डिफाइन करता है बेटा, देखिए क्या बोलता है ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट एंड प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज आर चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। समझ गए? फर्दर जो ज्वेलरी एक्सप्रेशन है उसमें इंक्लूड किया जाएगा क्या, समझिए, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम or any other precious metals or any alloy containing one or more of such precious metals। देखिए बात करते हैं कि अगर ऑर्नामेंट बनते हैं किसके, गोल्ड के या सिल्वर के या प्लेटिनम के या दूसरे किसी प्रेशियस मेटल के जिसमें अलॉय हो या ना हो, तब भी वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्वेलरी हो जाएगा। अलॉय यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो ज्वेलरी होती है, जैसे आपने सुना होगा 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, उसे अलॉय बोलते हैं। जब उसे मिक्स करते हैं ताकि गोल्ड की हार्डनेस बढ़ाई जा सके और वो पहनने लायक, यूज करने लायक बन सके, तो उसकी बात कर रहे हैं वो अलॉय की, उसे अलॉय बोलते हैं।
whether or not containing any precious or semi-precious stones and whether or not worked or swing into any wearing apparel। देखिए बात क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ऑर्नामेंट बने हुए हैं किसी गोल्ड के, सिल्वर के या प्लेटिनम के या किसी दूसरे प्रेशियस मेटल के, उसमें अलॉय मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, या अलॉय मिला हुआ है जिसमें एक और प्रेशियस मेटल मिला हुआ है, तब भी वो क्या है, ज्वेलरी है। भले ही उसमें कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन हो या ना हो, अगर उस ऑर्नामेंट को किसी कपड़े में भी सी दिया है तब भी वो क्या कर दी गई है, ज्वेलरी। यानी बात करें एक एग्जाम्पल की, एक एसएससी अपनी ड्रेस बनवाता है, जैकेट बनवाता है सोने की, तो ये जो बेटा सोने की जैकेट एसएससी बनवा रहा है, क्या ये कैपिटल एसेट होगा या फिर ये पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा? तो लॉ बात करता है ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा, ये कैपिटल एसेट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है बेटा। नेक्स्ट, precious or semi-precious stones whether or not set in any furniture, utensil or other article or worked or swing into wearing any wearing apparel। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है बेटा कि अगर कोई प्रेशियस स्टोन है या सेमी प्रेशियस स्टोन है, वो भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर है। भले ही उसे फर्नीचर में फिट किया गया है या नहीं फिट किया गया, इससे कोई रेलिवेंस नहीं है, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर है। दूसरी बात, यूटेंसिल्स, तो मैं आपको बता दूं जो गोल्ड यूटेंसिल्स होते हैं बेटा वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। ये कवर क्यों होते हैं सर? लॉ में तो कहीं नहीं लिखा बेटा, ये आया था एक केस लॉ महाराजा राणा हेमंत सिंह का, तो उसमें जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो गोल्ड यूटेंसिल्स होते हैं, सिल्वर बार होती है या सिल्वर कॉइन्स होते हैं, वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते, वो ज्वेलरी में कवर होते हैं एज पर कोर्ट जजमेंट। दूसरी बात, जो सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं बेटा, सिल्वर यूटेंसिल्स को पर्सनल इफेक्ट में कवर कर लिया जाता है। ये भी बेटा एक जजमेंट आई थी बनारसी लाल की, तो उसमें कोर्ट ने बताया था कि जो सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं वो पर्सनल इफेक्ट में कवर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल कनेक्शंस की। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होते हैं बेटा? तो बेटा आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातात्विक। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं खुदाई हो रही थी और उस खुदाई में अगर कोई तलवार मिलती है या सिक्के मिलते हैं या उस पीरियड से रिलेटेड कोई भी आइटम्स मिलती है, तो वो क्या होती है बेटा? वो होती है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। और ये जो कलेक्शंस होती है ये कैपिटल एसेट का पार्ट होती है, ना कि पर्सनल इफेक्ट। इन केस जैसे हम बात करें कि अगर एक पर्सन जिसे इनहेरिट हुआ है कोई महल, जैसे राजस्थान में आज भी बहुत सारे ऐसे प्रिंस या प्रिंसेस हैं जो अपने परदादाओं, जो उनके पैलेस हुआ करते थे, वो उन्हें इनहेरिट हो रखे हैं, तो उन्हें वो इनहेरिट हुए हैं। तो इन केस अगर एसएससी वहाँ पर क्या खुदाई करवाता है और खुदाई में उसे कुछ अपने दादा परदादाओं के ज़माने के रिलेटेड कोई भी आइटम मिलती है, जैसे सिक्के मिलते हैं या उन्हें कोई सोड मिल जाती है या उन्हें कोई कपड़े मिल जाते हैं खुदाई में, तो वो बेटा क्या हो जाएंगे? उनकी पर्सनल इफेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें माना जाएगा कैपिटल एसेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो इन सभी केसेस में बेटा ये क्या है? कैपिटल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट में नहीं आती। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इन केस अगर एसएससी एक फर्नीचर बनवाता है और उस फर्नीचर में डायमंड फिट करवा देता है, तो क्या वो कैपिटल एसेट होगा या पर्सनल इफेक्ट होगा? तो आंसर इज वो कैपिटल एसेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रेशियस स्टोन जो है वो फिट करा दिया गया। जो प्रेशियस स्टोन है बेटा वो ज्वेलरी में कवर होता है, तो इस वजह से ये जो फर्नीचर है जिसपे ये डायमंड फिट करा दिया गया है वो भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जिस स्टूडेंट ने हमारी एग्रीकल्चर इनकम की क्लास ली थी उसे अच्छे से पता होगा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है। तो सेक्शन बेटा यहाँ पर बात करता है, सेक्शन बात करता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएट है एक ऐसे एरिया में जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और वो जो एरिया है वो आता है किसी म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट हमने समझा था कि वो लैंड जो सिचुएट है एक ऐसे एरिया में और जहां पे 3 तरह के क्राइटेरिया बनाए गए थे, जहां पे डिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया गया था और पॉपुलेशन भी प्रोवाइड कराई गई थी। हमने समझा था कि जो एरिया है बेटा वो एरिया किसी म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड में आता हो और उस एरिया से अप टू 2 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो भी बेटा क्या हो जाया करता था? वो भी हमारा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाया करता था।
लेकिन कंडीशन यहां पर क्या थी कि जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा हो जानी चाहिए, और कहां तक हो जानी चाहिए, अप टू 1 लाख। तो उस केस में ये जो 2 किलोमीटर्स का तक का एरिया जो हुआ करता था बेटा, ये एरिया क्या होता था हमारा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाया करता था। यानी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा कैपिटल एसेट। वहां पर हमने इसे बोला था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, आज हम इसे बोल रहे हैं कैपिटल एसेट। ये जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है ये बेटा हमारा है कैपिटल एसेट। इससे जो एक्सीड करेगा एरिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जो क्या नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अप टू 6 किलोमीटर्स। कहां तक बेटा, अप टू 6 किलोमीटर्स का जो एरिया हुआ करता था वो हो जाया करता था हमारा कैपिटल एसेट, और 6 किलोमीटर से एक्सीड करने पर जो एरिया होता था वो हो जाता था हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, यहाँ पर कंडीशन थी कि जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और अप टू 10 लाख, ये हमने वहाँ पर बात की थी। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट जो हुआ करता था वो होता था हमारा अप टू 8 किलोमीटर्स, यानी वो एरिया जो किसी म्यूनसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता हो, उससे अप टू 8 किलोमीटर्स तक का एरिया, उसमें अगर कोई लैंड है असेसी का तो वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था बेटा कैपिटल एसेट। और इससे जो एरिया एक्सीड करता था वो होता था हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन कंडीशन क्या थी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होनी चाहिए थी वो हो जानी चाहिए थी मोर देन 10 लाख, ये हमने बात की थी। साथ ही हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी यहाँ पर कि ये जो 2 किलोमीटर्स का लिमिट हम चेक कर रहे हैं, या 6 किलोमीटर की लिमिट चेक कर रहे हैं, या 8 किलोमीटर्स की चेक कर रहे हैं, ये लिमिट कैसे हम चेक कर रहे हैं, एरियली चेक कर रहे हैं, यानी बर्ड व्यू के थ्रू चेक कर रहे हैं, बर्ड व्यू। ठीक है बेटा, ये हमने बात की थी। तो लॉ बोल रहा है कि ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जो अप टू 2 किलोमीटर्स या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर्स का एरिया है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये वो बात करता है। साथ ही हमने उसका एग्जाम्पल भी किया था। तो इनकेस अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो रखी है तो वो इस क्लास को देख सकता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही आई बटन जो है उस पर भी दिया हुआ है। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है बेटा, वो लैंड भी कैपिटल एसेट माना जाता है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाता। ये बात करती है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 में इशू हुए थे, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में इशू हुए थे, और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हुए थे 1980 में। ये भी बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 में इशू किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो इशू हुए थे, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 में मनमोहन सिंह जी ने इशू किए थे बेसिकली बेटा ये, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो 2015 में मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके अंडर भी ये जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है ये कैपिटल गेन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो बेटा समझे जरा एक बार कैपिटल एसेट को। तो कैपिटल एसेट के बारे में उन्होंने बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बात करता है कि जो प्रॉपर्टी हो किसी भी तरह की एसएससी ने हेल्ड कर रखी है, भले बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, कैपिटल एसेट है। एक एफआईआई जो सिक्योरिटीज हेल्ड करता है एज पर सेबी रेगुलेशन, तो उस केस में वो सारी सिक्योरिटीज वो भी है कैपिटल एसेट। फिर हमने देखा एक्सक्लूशन की कौन कौन सी ऐसी एसेट है जो कैपिटल एसेट में नहीं आती। सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो कैपिटल एसेट में नहीं आता, लेकिन एफआईआई ने अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड किया हुआ है एज स्टॉक इन ट्रेड तब भी उसके लिए वो कैपिटल एसेट होगी। नेक्स्ट दूसरी एक्सक्लूजन हमारी क्या थी, पर्सनल इफेक्ट। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एसएससी ने पर्सनल यूज के लिए हेल्ड की हुई है तो उस केस में भी ये जो एसेट है वो कैपिटल एसेट नहीं होती। वहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे एसएससी के अगर कोई कपड़े हैं या फर्नीचर है, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, ये सब पर्सनल इफेक्ट में आते थे, लेकिन वहाँ पर भी एक्सक्लूशन हो जाती थी। यानी कुछ एसेट ऐसी थी जो पर्सनल इफेक्ट से बाहर थी, कैपिटल एसेट मानी जाती थी। जैसे हमने बात की थी ज्वेलरी की, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन की, ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की और एनी वर्क ऑफ आर्ट की। साथ ही हमने ज्वेलरी में समझा कि ज्वेलरी में
ऑर्नामेंट्स आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ऑर्नामेंट्स कौन से? गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के या कोई और प्रेशियस मेटल के बने हुए हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। भले उस ऑर्नामेंट को कपड़े में सी दिया गया है या नहीं सी रखा, तब भी वो क्या हो जाएगी? ज्वेलरी में हो जाएगी। दूसरा हमने यहाँ पे समझा था कि अगर कोई फर्नीचर है उसमें कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन सेट कर दिया है, तब भी वो क्या हो जाता था? ज्वेलरी। और इनकेस कोई प्रेशियस स्टोन है या सेमी प्रेशियस स्टोन है, फर्नीचर में उसे फिट करें या ना करें, तब भी वो हो जाता था ज्वेलरी। फिर हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो गोल्ड यूटेंसिल्स होते हैं या सिल्वर बार होती है या सिल्वर कॉइन्स होते हैं, वो भी ज्वेलरी में कवर हो जाते हैं, पर्सनल इफेक्ट में नहीं होते। ये बात करता था महाराजा राणा हेमंत सिंह का केस लॉ। दूसरा हमने समझा था कि जो सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं वो पर्सनल इफेक्ट में कवर हो जाते हैं, और ये बात करता था, एक जजमेंट आई थी बनारसी लाल जी के केस में। ठीक है बेटा। साथ ही हमने देखा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट होता है। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हमने समझा क्या होता है? अप टू 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एज द केस में भी जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई थी, अगर उन कैटेगरी में फॉल करता है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाया करता था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स होते हैं 1991 वाले, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। तो इतना तो बेटा हमें समझ आ गया कि कैपिटल एसेट होती क्या है। एक बार चार्जिंग सेक्शन को फिर से जरा याद करिए। चार्जिंग सेक्शन क्या बात करता था? चार्जिंग सेक्शन बात करता था कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट हमने समझ लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एसेट समझ आ गई कि कैपिटल एसेट की अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो प्रॉफिट और गेन जो भी अराइज होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो पूरी डेफिनेशन हमारी लगभग कवर हो जाएगी अगर हम ट्रांसफर समझ ले कि ट्रांसफर होता क्या है। तो आइए बेटा करते हैं ट्रांसफर का मतलब जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। चलिए बेटा बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए लॉ जो बात कर रहा है वो कह रहा है कैपिटल एसेट के रिलेशन में ट्रांसफर का ये मतलब होगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा। लॉ को अगर तुम बारीकी से समझोगी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। समझिए लॉ क्या बोलता है। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर 1, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। चलिए बेटा समझते हैं बारी बारी से सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट क्या होता है एसेट्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट जो बात करता है बेटा वो बात करता है सेल की। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए एक पर्सन है और उनके पास क्या है बेटा? लैंड। ये लैंड क्या है बेटा? कैपिटल एसेट है उनकी। ठीक है। अब तो हम इजीली समझ सकते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होती है। अब होता क्या है, मिस्टर ए इस लैंड को सेल कर देते हैं मिस्टर बी को जो बायर है। ठीक है। और मिस्टर बी को ए ये जो है लैंड सेल कर रहे हैं किसी भी अमाउंट के लिए, फॉर से सपोज 1 करोड़ में। ठीक है बेटा। तो ये जो लैंड दे रहे हैं मिस्टर बी को मिस्टर ए और रिसीव कर रहे हैं बदले में कंसिडरेशन, ये क्या होती है बेटा? ये सिंपल सेल ट्रांजैक्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट वो किसकी बात करता है? नेक्स्ट वो बात करता है एक्सचेंज की। लेते हैं बेटा सेम एग्जाम्पल। मिस्टर ए एक पर्सन और उनके पास है लैंड। ठीक है बेटा। लैंड क्या है? ये कैपिटल एसेट। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पर्सन है मिस्टर बी और इनके पास क्या है बेटा? इनके पास है बेटा ज्वेलरी। ठीक है। ज्वेलरी भी क्या होती है? कैपिटल एसेट होती है। यस सर, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है। तो कैपिटल एसेट इनके पास है, कैपिटल एसेट इनके पास है। अब होता क्या है देखिए, मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को देते हैं ज्वेलरी प्लस रुपीस देते हैं साथ में 50 lakhs। और मिस्टर ए जो है वो अपना लैंड दे देते हैं फिर मिस्टर बी को। तो ये क्या हो गया बेटा? ये कहलाता है एक्सचेंज। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वो पॉइंट बात करते हैं रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। रेलिंक्विशमेंट की बात करते हैं। आइए रेलिंक्विशमेंट को समझते हैं। अब देखिए
मिस्टर ए एक पर्सन है और मिस्टर सी जो है एक पर्सन है। ये दोनों जॉइंटली होल्ड करते हैं एक लैंड को, और ये लैंड जो है बेटा इनके हैंड्स में है कैपिटल एसेट। मिस्टर ए का जो शेयर है इस लैंड में वो है बेटा 60%, और मिस्टर सी का जो है वो है बेटा 40%। ठीक है। मिस्टर बी जो है बेटा वो बायर है, वो इस लैंड को खरीदना चाहते हैं। अब होता क्या है, मिस्टर ए जो है अपना जो 60% का शेयर है वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना ये जो 60% का राइट है उसे रिलिंक्विश कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी अमाउंट नहीं चाहिए मिस्टर बी से। तो ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार बनती है बेटा, मिस्टर बी जो है फिर इस लैंड को जो है बाय कर लेते हैं, और मिस्टर बी जो बदले में रिसीव करते हैं वो अमाउंट रिसीव करते हैं बेटा 1 करोड़ की। ठीक है। तो लॉ क्या बात कर रहा है कि ये जो रेलिंक्विशमेंट किया है मिस्टर ए ने अपने राइट का लैंड में, तो ये रेलिंक्विशमेंट भी क्या है, ये है बेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन। अब ऐसे क्या कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है अपने राइट का, और वो राइट किस में था, कैपिटल एसेट में था। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग हो रही है सारी बातें। सेक्शन को स्टार्ट कराने से पहले भी मैंने आपको ये पॉइंट कराया था। अब एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है किसी भी राइट का जो कैपिटल एसेट से रिलेट करता है। तो देखिए बेटा समझते हैं, बात करते हैं मिस्टर चालाक की। मिस्टर चालाक बेटा ये प्रोफेशन से एडवोकेट है। ठीक है। इन्हें पता चला इनके क्लाइंट थे वो थे बिल्डर। उन्होंने बताया कि रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छा लैंड जो है वो एक्वायर किया है, और बहुत ही जल्दी वो सस्ते फ्लैट्स जो है वहाँ पर बनाकर बेचने वाले हैं। तो बेटा मिस्टर चालाक जो थे उन्होंने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया और एक फ्लैट जो था वो उन्होंने बुक करा लिया 10 लाख रुपीज़ की एडवांस पेमेंट देकर। तो ध्यान दे बेटा, ये जो फ्लैट है मिस्टर चालाक के हैंड में, ये क्या है, क्या ये उनका स्टॉक इन ट्रेड है? आंसर इज नो, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो क्या बना बेटा, ये बना कैपिटल एसेट। और इस कैपिटल एसेट में असेसी को मिला क्या, असेसी को मिल रहा है राइट। इन 10 लाख के बदले क्या मिल रहा है बेटा, राइट। राइट मिल रहा है, कौन सा राइट मिल रहा है, जब भी फ्लैट्स बनेगा उसका राइट उसके पास आएगा खरीदने का, बेचने का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब हुआ क्या, जैसे 10 लाख रुपए मिस्टर चालाक ने दिए को ऐसे ही कुछ और पर्सन से बिल्डर ने अमाउंट इकट्ठी की और कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी। कुछ दिन कंस्ट्रक्शन चली और किसी प्रॉब्लम की वजह से जो कंस्ट्रक्शन थी बेटा वो बंद हो गई। मिस्टर चालाक ने बिल्डर से बात की कि क्या हुआ सर, फ्लैट बन रहे थे अभी तक नहीं बना। बिल्डर ने बताया कि सर कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो जल्दी मैं उसे ख़त्म कर लूँगा। तो ये सारी कहानी चलते चलते बेटा 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बीत जाने के बाद मिस्टर चालाक जो थे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। उन्होंने जो है बिल्डर से बात की, सर फ्लैट आप बना नहीं पा रहे हैं, आपने 4 साल जो है मेरे वेस्ट करा दिए, मेरा 10 लाख रुपए की अमाउंट आपने जो है फंसा दी। अब आप ऐसा करिए, मुझे कोई फ्लैट आपसे नहीं लेना, मुझे आप बदले में कंपनसेशन दीजिए। चूँकि बिल्डर जो थे वो एडवोकेट से फाइट नहीं करना चाहते थे, बिल्डर ने जो थी मिस्टर चालाक को कंपनसेशन प्रोवाइड करा दी बेटा 50 लाख की। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 50 लाख रुपीज़ की कंपनसेशन मिल रही है मिस्टर चालाक को, ये किस के अगेंस्ट मिल रही है? तो ध्यान दे बेटा, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, मिस्टर चालाक ने पहले एक्वायर किए थे राइट फ्लैट्स के। मिस्टर चालाक 4 साल बाद यहाँ पर कर क्या रहे हैं बेटा, बिल्डर को जो है एक्सटिंग्विश कर रहे हैं बेटा अपना राइट, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं अपना राइट, जो उनका राइट किस में था, फ्लैट में था। तो ये होती है बेटा एक्सटिंग्विशमेंट। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है किसी कैपिटल एसेट का किसी भी लॉ में, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है ट्रांसफर। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जो ओनर है कैपिटल एसेट का वो कन्वर्ट कर देता है कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस केस में भी ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाएगा। ये जो प्रोविजन है बेटा का याद करिए, हमने ये पीजीपीपी में भी किया था, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सी बिजनेस इनकम होगी और कौन सी इनकम कहलाएगी कैपिटल गेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट
मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड, अगर मैच्योरिटी होती है, रिडम्पशन होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा ट्रांसफर। नेक्स्ट, part performance of a contract, sometimes possession of an immovable property is given in consideration of part performance of contract। देखिए अब इस बारे में वो क्या बात कर रहा है, देखिए हमने इस कंसेप्ट को डीम्ड ओनरशिप पे भी किया था, जहां पर पार्ट परफॉर्मेंस होती थी कॉन्ट्रैक्ट का। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, ठीक है बेटा, समझिए। अब एक लैंड है मिस्टर ए के पास, जो लैंड है उनका कैपिटल एसेट, ठीक है बेटा। अब मिस्टर ए क्या करते हैं, अपना लैंड सेल करना चाहते हैं ₹100 लाख में, और मिस्टर बी क्या करना चाहते हैं, इस लैंड को परचेज करना चाहते हैं 100 लाख में ही। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है अमाउंट का, सिंपल जो मिस्टर ए का सेल प्राइस है उसी पर खरीदना चाहते हैं मिस्टर बी। अब होता क्या है, देखिए अब दोनों पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि मिस्टर बी जो है वो ₹80 लाख प्रोवाइड कराएगा मिस्टर ए को, और मिस्टर ए जो है बदले में उस लैंड की पोजीशन दे देंगे मिस्टर बी को, लेकिन सेल डीड अभी नहीं बनेगी। बाकी के जो 20 लाख रुपए जब मिस्टर बी 6 महीनों के अंदर अंदर मिस्टर ए को ट्रांसफर करेंगे, तभी सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, मिस्टर बी पार्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मिस्टर ए भी पार्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उस केस में जो भी ये पार्ट परफॉर्मेंस की ट्रांजैक्शन हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये कैपिटल एसेट का ट्रांसफर माना जाएगा। समझ आ गए बेटा, क्लियर हो गया। तो इस केस में अगर ध्यान दें डीम्ड ओनरशिप के प्रोविजन, तो भी हमने किसको वहां पर ओनर माना हुआ था, हमने वहां पर मिस्टर बी को ओनर माना हुआ था, डीम्ड ओनर, ठीक है बेटा। भले ही उसके सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं थे, लेकिन पोजीशन उसके पास थी, तो सेक्शन 27 जो है वहां पर डीम्ड ओनर मान रखा था मिस्टर बी को। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। Lastly, there are certain types of transaction which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property। तो देखिए बेटा 7 पॉइंट में क्या बात करते हैं, इस कंसेप्ट को भी हमने डीम्ड ओनरशिप में डिस्कस किया था। ये कंसेप्ट क्या बात करता है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, ठीक है बेटा, और ये क्या ऑन करती हैं, ये ऑन करती हैं बेटा कोई बिल्डिंग हाउसेस को या फ्लैट्स को। तो जब भी इनके पास कोई बायर आता है, उसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनी फ्लैट्स या बिल्डिंग्स हाउसेस की पोजीशन तो दे देती है, लेकिन कैसे प्रोवाइड कराती है, सेल डीड नहीं किया करती। वो क्या बात करती हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की क्या ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, या आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए, और बदले में वो पोजीशन प्रोवाइड करा दिया करती थी। तो यहाँ पर लॉ बात कर रहा है बेटा, ये जो बायर को मेंबरशिप प्रोवाइड की जा रही है बिल्डिंग हाउसेस या फ्लैट्स के पोजीशन के रिगार्डिंग, ये क्या है बेटा, ये ट्रांसफर है। यानी एक तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी क्या कर रही है, पोजीशन ट्रांसफर कर रही है उस फ्लैट्स का या बिल्डिंग हाउसेस का, और दूसरी तरफ बायर क्या कर रहा है, बायर जो है मेंबरशिप ले रहा है या इक्विटी शेयर को परचेज कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन कहलाती है बेटा ट्रांसफर, ठीक है। याद करिए सेक्शन 27 के डीम्ड ओनरशिप के प्रोविजन, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बायर होता है वो कहलाता है डीम्ड ओनर। हालांकि जो रजिस्टर्ड ओनर होता है वो कौन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी, लेकिन फिर भी पोजीशन होने की वजह से बायर जो होता है वो यहाँ पर डीम्ड ओनर कहलाता है, ठीक है बेटा। अब समझ आ रहा है आपको कि जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा वो कैसे आगे चल के लिंक्ड होता है और हमें याद भी रह जाता है वो कंसेप्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने 2 टॉपिक कवर किए, पहला कवर किया था हमने कैपिटल एसेट, और दूसरा हमने समझा क्या होता है ट्रांसफर। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।